नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के साथ ही उसका बड़ा असर उन कंपनियों पर भी पड़ रहा है जो सोने और चांदी का कारोबार करती हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंक जो चांदी की सबसे बड़ी उत्पादक है। इसके अलावा जो फाइनेंस कंपनियां जो गोल्ड लोन में जुटी हुई हैं वो कंपनियां, उनके शेयरों में भी गिरावट आई और जो ज्वेलरी कंपनियां हैं उनके शेयरों में भी गिरावट आई। तो इस संबंध को आज समझते हैं। वित्तीय विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद सर, नमस्ते। नमस्कार विक्रांत। आपको स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, जिस तरीके से सोने और चांदी की कीमतों में जो गिरावट आई, उसका सीधा सीधा असर इन कंपनियों के कारोबार पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सीधे बुलियन, गोल्ड लोन या ज्वेलरी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से इसे देखा जाए और समझा जाए, सर? बिल्कुल, इन कंपनीज का बिजनेस सीधा सीधा इन धातुओं पर निर्भर है। और अगर इन धातुओं पर निर्भर है, उदाहरण के तौर पर आप मुथूट फाइनेंस है, मन्नापुरम हाँ। फाइनेंस है, ये सीधा सीधा ये लोगों से सोना गिरवी रख के उस पर लोन देते हैं। हाँ। तो ऐसे वक्त में इनका बिजनेस कम हो जाता है, क्योंकि अगर आज सोना 1,40,000 42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, और कहाँ सोना जब 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, तो अगर मैं घर का एक हार लेके जाता हूँ इनके पास कि मुझे इसके अगेंस्ट लोन चाहिए, हम्म। तो नेचुरल बात है कि मुझे लोन 1,80,000 पर लोन मिलेगा। उसमें से कुछ 20-25% ये लोग कम करके देते हैं, मार्जिन रखते हैं, उसका कीमत गिर जाए अगर तो। हम्म। और आज अगर मैं लेके जाऊं तो मुझे कम लोन मिलेगा। तो मुझे अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं है, कोई कोई इमरजेंसी अगर नहीं है मेरे सिर पे, तो मैं इस वक्त वहां पर अपना सामान गिरवी नहीं रखूंगा। हम्म। तो इसलिए इनके बिजनेस पे फर्क पड़ता है, इनके टॉप लाइंस प्रेशर में आ जाती हैं, जो ओवरऑल लोन डिसबर्समेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस वजह से लोन लोग सोना थोड़ा खरीद भी कम रहे हैं। जैसा मैंने पहले हम कई दफे बात कर चुके हैं, लोग चढ़ती हुई कला के साथी हैं, चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं। तो आजकल क्योंकि दबाव में है, कीमत कम हुई है, तो खरीदारी भी कम हो रही है। खरीदारी कम होती है तो आगे गिरवी भी कम रखा जाता है। तो इस वजह से इनका फर्क पड़ा है। हिंदुस्तान जिंक की आपने बात करी, चांदी के प्रोड्यूसर है नेचुरली। टॉप लाइन देखिए, जो चांदी निकाल के बेची जाएगी तो हाँ। वही कंपनी की रेवेन्यू होती है। तो उस पर भी फर्क पड़ता है। अगर आज चांदी 54-55, अभी 57-58 डॉलर के आसपास खड़ी हुई है, तो नेचुरल बात है कि उस पर फर्क पड़ेगा। तो ये कंपनी सीधी सीधी इन मेटल्स में डील करती हैं, उनको प्रोड्यूस करती हैं या उनकी उनको प्लेज करती हैं। तो इनके उस पर फर्क पड़ता है। मार्केट रिएक्ट करती है, मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में फिर दबाव महसूस होने लग जाता है। मार्केट तो वैसे ही परसेप्शन पे चलती है। मार्केट को लगने लगता है कि भाई इनका प्रॉफिट कम होगा, इनका रेवेन्यू कम होगा, लोग उधार कम लेंगे, लोग अपना सोना कम रखेंगे, हिंदुस्तान जिंक जो है चांदी कम बनाएगा। तो इसको हम परसेप्शन कहते हैं। जो मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ स्टोन में, इसका मतलब इसको हम परसेप्शन कहते हैं। तो मार्केट परसेप्शन पे चलती है। और यही अगर कल को कीमत उठ जाए तो ये हम्म। कीमतें उठनी शुरू हो जाएंगी। अब आप देखिए मजे की बात, आपको आपने क्योंकि शेयर प्राइसेस की बात करी है इन कंपनीज की, तो एक मैं उदाहरण लेता हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूँ, एक काल्पनिक परिस्थिति लेता हूँ कि मान लीजिए एक ही महीने के अंदर सोने के दाम $4,000 आए, और मान लीजिए एक परिस्थिति आती है उसी महीने के अंदर $5,000 हो जाते हैं। तो हाँ। यही शेयर्स जो है एक ही महीने के अंदर गिरेंगे, उसी महीने के हाँ। अंदर उड़ जाएंगे। अब आपको मैंने उदाहरण इसलिए दिया हाँ। कि उस एक महीने में ना तो कोई फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, हाँ। ना कोई रिजल्ट्स आए हैं, हम्म। ना कोई रेवेन्यू नंबर्स आपके पास आए हैं, पर मार्केट ने ऐसा परसीव किया। हम्म। मार्केट को ऐसी परसेप्शन हुई कि भाई ये अब नीचे जाएगा। तो मार्केट परसेप्शन पे चलता है। अभी जब तक फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे मार्च 2027 में, हाँ। तब तक तो काफी कुछ हो लेगा। पर हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम रिजल्ट लें, तो ये क्वार्टर जो इन कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे वो दबाव में दिख सकते हैं, क्योंकि अप्रैल जून में लगातार जो है वो सोना चांदी दबाव में रहे हैं। पूरे के पूरे क्वार्टर में ही दबाव में रहे हैं। तो ये वाले आपको क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो हम्म। दबाव में। पर अभी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि अभी ये नीचे ही गिर गई है, क्योंकि अभी अभी पिक्चर बाकी है। सर, ज्वेलरी की भी डिमांड में इस समय कमी है, खरीद भी कम हो रही है ज्वेलरी की। और ज्वेलरी कंपनियों के शेयर में भी गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो टाइटन कंपनी को देखें, हम कल्याण ज्वेलर्स को देखें। तो ये भी सीधा डायरेक्ट असर वही कारण इसमें भी दिखाई देता है। दो तीन कारण है।
मोदी जी की अपील है जो उन्होंने करी थी मई के महीने में शुरू में, पहला उसका असर है। दूसरा, जैसा मैंने आपको कहा, दूसरा ये भी कारण है कि अभी शादियों का इमीडिएटली सीजन नहीं है। लोग ज्वेलरी को बहुत जल्दी बनवा के नहीं रखते हैं, क्योंकि ज्वेलरी आप जल्दी बनवा के रख लें तो उसमें दिक्कत ये आती है कि आपको एक सिक्योरिटी इशू होता है, कहाँ रखें उसको, लॉकर में रखें, घर में रखें तो सेफ नहीं है, लॉकर पे भी आजकल लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। तो लोग क्लोजर टू दी वेडिंग डेट बनवाते हैं। भारत में माना जाता है लगभग 1 करोड़ के आसपास शादियां होती है साल में, शायद इससे भी ज्यादा हो। 12 लाख करोड़ की इस समय शादी की इंडस्ट्री है भारत में। तो बहुत बड़ा हिस्सा उसमें ज्वेलरी ले जाता है, काफी बड़ी मात्रा में बिकता है। तो आई थिंक क्लोजर टू द वेडिंग सीजन, ये वेडिंग सीजन नहीं है। मुझे लगता है वेडिंग सीजन जुलाई से लेके, बीच जुलाई और अगस्त में कुछ कुछ डेट्स आती हैं, पर ज्यादा ये अक्टूबर नवंबर में दिखाई देता है। सर्दियों में लोग ज्यादा शादी करते हैं, नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो आपको आई थिंक जैसे जैसे हम वेडिंग के पास पहुंचेंगे तो इनकी इनकी आपको सेल बढ़ती हुई दिखेगी। यानी कि Q1 इनका भी मुझे वीक दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 26-27 का इन कंपनीज का, टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, और भी है। आपका त्रिभुवन दास भीमजी ज्वेलरी है, उसको TBBJ कहते हैं। तो उसके भी आपको कम दिखाई देंगे। तो जैसे जैसे वेडिंग सीजन आएगा, और जैसा मैंने कहा, लोग जो है चढ़ती हुई सूरज को सलाम करते हैं। तो आजकल क्योंकि दबाव में है तो लोग खरीद भी नहीं रहे, हालांकि होना उल्टा चाहिए। ये मैं बार बार दोहराता हूँ और फिर दोहराऊंगा, होना इसका बिल्कुल उल्टा चाहिए। पर एक एक साइकोलॉजी होती है इन्वेस्टर की कि भाई जब चढ़ेगा घूमेगा ऊपर को तब लेंगे, अभी नहीं लेते। तो इसलिए वो भी दबाव में है, उनकी सेल भी डाउन है। और पर इनका मेल्ट एंड मेक का बिजनेस चल रहा है। कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया, इंद्रिय हो गया, और भी जो ब्रांड है, मालाबार मालाबार है। मालाबार तो मेरे ख्याल लिस्टेड नहीं है, पर अगर हम ले तो इनका जो है क्या कहते हैं, मेल्ट एंड मेक, यानी कि पुराना सोना निकाल के लोग नया सोना बनवा रहे हैं, वो बिजनेस चल रहा है। जी हाँ, बिजनेस इनका काफी डाउन है। अगर आप किसी ज्वेलरी शोरूम के आगे से वीकेंड्स पे भी गुजरेंगे तो आपको ज्यादा भीड़ भाड़ नजर नहीं आएगी, जो कि इन लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, इनके खर्चे भी बहुत ज्यादा है, इनका स्टाफ बहुत है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा है। उसको सस्टेन करने के लिए इनको लगातार लगातार कस्टमर्स चाहिए। तो अगर कस्टमर लगातार नहीं आते हैं, बीच बीच में रुक रुक के आते हैं, तो इन लोगों के बॉटम लाइंस पे भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल फर्क है। मैंने तो कहा आपको, जो सोने चांदी से जुड़े हुए जितने भी कारोबार हैं, उन सब कारोबारियों के लिए ये एक एक काफी बड़ा झटका है। और बहुत सालों बाद इतनी बड़ी करेक्शन सोने और चांदी में इस तरीके से दिखाई दे रही है। सोना तो 9-10 महीने के अपने लेवल को उसने तोड़ा है, बिल्कुल, और करीब करीब 30% नीचे आ गया है। और आप अगर 30% नहीं तो 27-28% है। चांदी तो आधी रह गई है, आधी से भी कम। कहा 4,20,000, 4,30,000, और वहां से चांदी आधी रह गई। तो इसलिए इसलिए एक टफ टाइम है, कंसोलिडेशन का टाइम है, करेक्शन का टाइम है। मुझे आप सच पूछिए तो विक्रांत, देखिए, है तो युद्ध की वजह से डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड्स, और डॉलर में आर्टिफिशियल फॉरेक्स के कॉन्ट्रैक्ट खड़े कर देना, डॉलर को ऊंचा दिखाना, सोने में कॉमेक्स में बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट खड़े देना, कारण ये सारे हैं। पर व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ज्यादा हैरान नहीं हूं, क्योंकि ये सब एसेट क्लास में, कोई भी एसेट क्लास जो इस तरीके के रिटर्न देती है उसमें ये होता है। और जब ये पीक पे था, आप अगर, अब पता नहीं लोगों के लिए इतना आसान नहीं है, आप अगर मेरे दिसंबर जनवरी के वीडियोस मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर मैंने बोला है, जब मैं उस टाइम भी बोलता था तो मेरे से लोग पूछते थे कि आप 1 लाख रुपए हो तो कहाँ लगाएंगे। तो मैं उनको कहता था 20% सोने चांदी में, 20% शेयर मार्केट में, 20%, आपको याद होगा, मैं 20% प्रॉपर्टी में। तो मुझसे छूट के लोग सवाल पूछते थे कि भाई एक तरफ तो सोना इतने बढ़िया रिटर्न दे रहा है, ये बात है नवंबर दिसंबर जनवरी की, और आप अभी भी 20% लगवा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगा, आप मुझे कितना भी कहें। तो वो पूछते थे क्यों, आप नहीं चाहते कि हम अच्छा पैसा कमाएं? मैंने कहा नहीं, मैं ये चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप सेफ चले, आपको कम रिटर्न आए पर कम से कम आपका नुकसान ना हो। अब मुझे लगता है उन लोगों को समझ में आता होगा कि मैं क्यों ऐसा कहता था, कि जब सोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, रोज नए रिकॉर्ड, और फिर भी लोग मेरे ऊपर कई तो ट्रोल भी करते थे कि भाई पहले खुद ही कहते हैं कि ये ऊपर जा रहा है, और खुद ही उसमें 20% से ऊपर लगाने को नहीं कहते हैं, ये अजीब है। अब मुझे लगता है अब उनको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए मुझे ज्यादा हैरानी नहीं है, ये ऐसे क्लासेस के साथ होता है, ऐसे फेसेस आते हैं। मैंने, अब आप शेयर मार्केट की अगर बात करें तो मैंने ऐसे फेसेस कई बार देखे हैं, जो हम इस समय, मेरी बहुत लंबी जर्नी रही है, करीब मुझे 36 साल हो चुके हैं।
1989, 89 और 90 में मैंने काम करना, मार्केट्स को एनालाइज करना, फाइनेंस की दुनिया में प्रवेश किया था। करीब 36 साल से हो चुके, बल्कि 37 साल हो जाएंगे इस साल के, क्योंकि 89 में मुझे शुरू किया था। तो जब आप इतनी लंबी जर्नी करते हैं तो आप सब कुछ देख चुके होते हैं, हाँ, सब कुछ आप उतार देख चुके चढ़ाव होते हैं। आप ठहराव सब चीजें। उतार चढ़ाव, बूम, ब्लैक स्वॉन इवेंट, और कितने पीरियड तक रहता है। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरानी नहीं है, हालांकि मेरी पूरी तरह से सहानुभूति है उन लोगों के साथ। अगर किसी ने इसमें कोई अपने आप को फंसा महसूस कर रहा है, किसी ने पैसा गंवाया है, उसके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं समझ सकता हूं उन पे क्या बीत रही होगी, पर बदकिस्मती से, जैसा मैंने कहा, हम लोग हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में हो तो आज $10,000 हो जाएगी। हम्म। सर, अभी आपने जो कहा कि 20%, मुझे बिल्कुल याद है कि उस समय आप कहते थे कि इससे ज्यादा अभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस समय जब कीमत एकदम गिरी हुई है, ठहराव पर है, इस समय क्या वो 20% का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, या अभी भी आप उतने पे ही कायम है कि सोने चांदी को उतना ही रखना चाहिए? क्या उसमें कुछ नहीं, अभी बदलाव भी ये करना है? जो मैंने 20-20% 5 एसेट क्लासेस का नाम लिया था उस समय, हाँ, 5 या 6 कर लीजिए आप। कुछ लोग आरबीआई बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस मान लेते हैं। उसमें इक्विटी था, गोल्ड सिल्वर था, स्टॉक मार्केट था, रियल एस्टेट था, बैंक की एफडी थी, मुझे याद है। इसमें कुछ फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स हम और जोड़ लेते हैं, रिजर्व बैंक की, पोस्ट ऑफिस की सिक्योरिटीज होती हैं, मान लीजिए मैं एफडी कैटेगरी में उसको ले लेता हूँ। ठीक है। हम्म, तो अभी भी क्योंकि जब जब ये वैश्विक माहौल में अनिश्चितता आ जाए, तो ऐसे में मल्टी एसेट एलोकेशन ही बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। हम्म। यानी कि आप एक से ज्यादा 5-6 एसेट्स में आप फैला के लगाइए। और सबसे बड़ी बात, विक्रांत, अभी तो लड़ाई ये फिर शुरू हो गई है। आप हाँ, देखा आपने बिल्कुल। क्या हुआ है? आज तो ईरान ने ईरान ने अटैक कर दिया एक किसी कमर्शियल वेसल पे। जवाब में अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई करी, पलट करके फिर ईरान ने कर दिया। तो ये तो इनकी ये जो संधिबंदी है, ये समझौता है, कागज पे साइन करना, ये पेरिस में साइन करना, वर्से में साइन करना, स्विट्जरलैंड जाना, ऐसा लग रहा है कि ये सब एक, इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। ये सब बेकार की बातें थी, हम्म, और दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा था, खाली एक एक तसल्ली देने के लिए। ये तो मतलब, और ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है विक्रांत के, ईरान में घटक बन गए हैं। हम्म, ईरान में डिविजन्स बन गई हैं। एक डिवीजन ऐसा लगता है जिसने सिग्नेचर किए, पर हम्म। दूसरी डिवीजन जो है वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जो मैं पहले से आपको बात कहता था कि ईरान में सिचुएशन जो है बहुत डिवाइसिव है। इसको हम हम्म, डिवाइसिव कहते हैं। डिवाइसिव का मतलब होता है कि बहुत बट गया है। हम्म, राष्ट्रपति पेजेश्कियां कुछ और हैं, खमीनाई साहब पता नहीं कहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी कितनी लोग सुन रहे हैं, क्या वो इंस्ट्रक्शन। इधर वो गालिबाफ जो है वो कुछ और कर रहे हैं। इधर अरागची साहब जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो कुछ और कर रहे हैं। एक और स्पीकर भी हैं, वो भी बीच में आते हैं। तो ये जो इस तरीके का अटैक, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ साइन किए हुए, इस तरीके का अटैक ये बात बता रहा है कि कुछ लोग ईरान में हैं जो इस सीज फायर को, ये जो 60 दिन की थी, इसको हाँ, वो नहीं मानते। हम्म, साफ पता लग रहा नहीं। तो ऐसे में ये शांति वहां पर, अब बड़ी मुश्किल से क्रूड ऑयल 73-74 डॉलर पे हाँ, आया था। मुझे लग रहा है अब तो लॉन्ग वीकेंड है, ये जब खुलेगा, लॉन्ग वीकेंड तो भारत में था, जब खुलेगा मंडे, मुझे लग रहा है फिर से क्रूड ऑयल आपको ऊंचा दिखाई दे सकता है। हम्म। और फिर से आपको शेयर मार्केट और दबाव में दिखाई दे सकती है। फिर से वही जो चीजें सुधरने को होती हैं फिर पीछे हो जाती हैं। दिस सीम्स लाइक ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम्म। और अब लोगों का ये पीस वीस से भी विश्वास उठता जा रहा है। ये जो पीस समझौता है, ये डील हो गई हमारी, वो डील हो गई, ये सब ऐसा लगता है बेकार की बातें हैं, इनका कोई मायना ही नहीं है विक्रांत। तो सर, यानी अब क्योंकि हम वीकेंड पे बात कर रहे हैं, आज शनिवार का दिन है, और तो अगला हफ्ता भी आपको काफी उथल पुथल वाला दिखाई दे रहा है, जो ये डेवलपमेंट हुआ है लेटेस्ट, इसके कारण। बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल फिर ऊपर चला जाता है इसकी वजह से, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटैक हुआ है, आपको पता है, कमर्शियल हाँ, वेसल स्ट्रेट बिल्कुल। ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था, हम्म, उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़ी मुश्किल से सप्लाई नॉर्मल होनी शुरू हुई थी। 40-50 जहाज निकले थे पिछले 2-3 दिन में, हम्म, रोज के कहा 150 निकला करते थे। तो अब तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि शिपिंग लाइंस, ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाए तो वो लोग, विश्वास उठ जाता है, वो लोग निकालेंगे नहीं वहां से। वो कहेंगे हम्म, हमें अपनी शिप ज्यादा प्यारी है, हाँ, इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस नहीं करते हैं। तो ये एक समस्या है। अब हो सकता है कि इंग्लिश में वर्ड होता है विक्रांत, उसको हम बोलते हैं एबरेशन। हम्म, एबरेशन का मतलब होता है कि वन ऑफ केस होगा, भी चलो चला दिया किसी ने एक मिसाइल उठा के, पंगा लेने के लिए, शरारत के लिए, को बदला लेने के लिए, कुछ भी कर। पर हाँ, दिक्कत यह है कि अब किस पे कब हो जाए, ये शिपिंग लाइंस को अब विश्वास नहीं है, और इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं करती है।
तो कैसे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जहां से 20% दुनिया के तेल की सप्लाई चलती है, कैसे ये नॉर्मल हो पाएगी? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। एक तो जान माल का नुकसान एक दूसरे का कर रहे हैं, उन्होंने अमेरिकन किसी बेसिस पे अटैक किया है, कौन से देश में अटैक किया ये अभी सामने नहीं आया, शायद सामने आ जाएगा। तो ये एक तो एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, दूसरा जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है वो मिलिट्री नुकसान से भी बड़ा है। जो जान जा रही है उसकी तो खैर कोई वैल्यू नहीं है, वो तो इनवैल्यूएबल है। पर बिल्कुल। उसके अलावा आप बाकी देखें तो दुनिया भर में उथल पुथल फिर से एक बार बच जाएगी, जहां थोड़ी थोड़ी हम आप डिस्कशन करने लगे थे कि भाई हाँ। अब 2-3 महीने में लगेगा नॉर्मल आने में, और ये आने में, ये तो कहीं नॉर्मल पहले आ ही नहीं रहा है। अभी तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ सोमवार सुबह की कि क्रूड ऑयल फिर कहाँ खुलता है, कि क्रूड ऑयल में जो हमने क्या वो फिर से रिवर्सल हो जाएगा जो फॉल आया था। तो दिस सिचुएशन इज बिकमिंग वेरी वेरी क्रूशल। हम्म। और ये वैश्विक मंदी, देखिए वैश्विक मंदी में एक कैरेक्टर होता है विक्रांत, कि वैश्विक मंदी जितने ज्यादा समय तक टिकेगी हाँ। उतनी उतनी ही ज्यादा घातक बनती जाएगी, हम्म। जितनी ज्यादा समय तक इसका असर हाँ। रहेगा। तो यहाँ अब उम्मीद की जा रही थी कि भाई अमेरिका में, आपने हमने अभी उस दिन बात हाँ, करी कि भाई बिल्कुल। अमेरिका में अब टैरिफ का मामला खत्म हो गया है, अब जो है महंगाई, क्रूड ऑयल नीचे आ गया है, तो अमेरिका में महंगाई शांत होगी, और जिससे अमेरिका जूझ रहा था, तो आगे आगे आपको ये जो डॉलर इंडेक्स वगैरह है, तो बहुत ही विचलित करने वाले आर्थिक रूप से ये सारे हालात हैं, और हर दिन बदलते हुए हालात हैं। मुझे लगता है फिंगर्स क्रॉस्ड, कहाँ सोमवार को मार्केट्स खुलती हैं, फिर एक बार उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सर, एक हमारे दर्शक हैं, वो ये जानना चाहते हैं, तो मैंने सोचा आपसे पूछूं कि ये जो गोल्ड सिल्वर की गिरावट है, उनका ये पूछना है कि क्या ये केवल डॉलर और ब्याज दरों के कारण है, या बड़े निवेशक जो हैं, जो बड़े बड़े निवेशक हैं, वो मुनाफा मुनाफा वसूली ज्यादा कर रहे हैं? किसी भी बड़े निवेशक ने अपना माल नहीं बेचा है, आपके माननीय दर्शक को मैं बता दूं। किसी भी बड़े बड़े निवेशक में हम मानते हैं विक्रांत, सेंट्रल बैंक्स को। हाँ। दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है, इन्हीं को मैं बड़ा निवेशक मानता हूं। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, चाइना में पीबीओसी है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना बोलते हैं। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है जो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। किसी भी सेंट्रल बैंक ने कोई 1 किलो सोना भी नहीं बेचा है। हम्म। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं दोहरा देता हूं, हालांकि इसके बारे में हम कई बार चर्चा करते रहते हैं, कॉमेक्स, और ये ज्यादा बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट कॉमेक्स में खड़े किए जा रहे हैं, ये एलबीएमए हाँ। में भी नहीं है। ये ऑब्वियसली शंघाई की मार्केट क्या होता है कि वहीं से रेट खुलते हैं उसमें। पर हम्म। जो ये ओरिजिनेट हो रहा है, जो प्राइस डिटर्मिनेशन और प्राइस डिस्कवरी हो रही है, ये प्राइस डिस्कवरी हो रही है, डिटर्मिनेशन भी नहीं हो रही। क्योंकि डिटर्मिनेशन होती है जब ऑक्शन की जाती है। आपको याद होगा एक पहले वीडियो में मैंने काफी पहले इसको समझाया था जी। कि जो बड़े गोल्ड के होल्डर्स हैं वो लोग बिड लगाते हैं, उसके लिए ऑक्शन की जाती है। ये सीधा सीधा कॉमेक्स में बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये जो आपको कल रिकवरी दिखाई दी ना, जी। $3980 से हम $4080 पे आ गए। हम्म। इस रिकवरी का कारण था कि वहां पर जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है वो हाँ। इस वीकेंड पे है, वीकेंड पे था ये सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे तो मार्केट खुलती नहीं, हम्म। तो ऐसे में फिर एक्सपायरी एक दिन पहले ही हो जाती है। हाँ। तो कल रात को वहां पर एक्सपायरी हुई, उसकी वजह से क्या होता है, जिन्होंने शॉर्ट का, देखिए आपके दर्शक ने जो पूछा है उसको यहाँ से प्रूव हो जाता है हाँ। कि जो शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको फिर आपको एक्सपायरी वाले दिन उसको आपको काटना पड़ता है। सौदा काटना कहते हैं देसी भाषा हाँ। में, उसको आपको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से आपको $100 एकदम से वहां पर तेजी से, जैसे जैसे मार्केट बंद होती गई, शॉर्ट कवरिंग होती गई। वो पर सबने नहीं किया, सबने किया होता तो ये $4500 हाँ। पहुंच जाता। हाँ। सबने नहीं किया, और ज्यादातर ज्यादातर जो ट्रेडर्स है, ये भी आपको मैं बता दूं, उन्होंने रोल ओवर किया है। हम्म। रोल ओवर का अर्थ अगर आपके फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, रोल ओवर का मतलब होता है कि आप अगले महीने ओके। की या उससे अगले महीने की हम्म। कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो अभी भी बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स कॉमेक्स में हावी हैं आज हम्म। भी जब हम बात करें, क्योंकि जितनी रिकवरी शॉर्ट कवरिंग पे आनी चाहिए थी, ये टेक्निकल बात कर रहा हूँ, उतनी नहीं आई है, $100 की आई है। हम्म। अगर सबके सब कर देते तो हाँ। इस समय आपको ये $4500 तक पहुंच जाता, पर सबने नहीं किया। इसका मतलब करीब 20% अंदाजा मैं लगा रहा हूँ, हाँ। 20, क्योंकि वीकेंड है तो डेटा पूरा निकल के नहीं आता है। 20% शॉर्ट, यानी कि मंदड़ियों ने, हाँ। जो लोग स्पेकुलेशन, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट कवरिंग करी है। और वो भी इसलिए करी क्योंकि उनको लगा कि अब महंगाई का खतरा टल रहा है। हाँ। अब ये सारा महंगाई वहां पर, अगर शायद उनको ये इस अटैक का पता लग जाता तो हाँ, ये भी नहीं होता। ये भी नहीं होता। तो 80% ने अभी भी रोल ओवर किया है। हम्म।
शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो रोल ओवर किया है। तो अभी आपको ये दबाव सोने चांदी की कीमतों पे जारी रहेगा। और जैसा मैंने पहले कहा था, मैं दोहरा देता हूँ, अगले 4 महीने बहुत क्रूशल है। इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका में, बहुत कुछ होते हुए आप देखेंगे। इसमें कीमतें ऊपर नीचे काफी नाचेंगी, और इससे लोग विचलित ना हो, यही मैं सलाह देना चाहता हूँ। सर, सोने चांदी पर वैसे ही दबाव है, और अगर जो आपने खतरा बताया कि अगर सोमवार को तेल के दाम फिर बढ़ने शुरू हो गए, तो सोने चांदी पे जो दबाव चल रहा है ये और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्योंकि फिर डॉलर इंडेक्स जो 101.5 के आसपास है, हम्म। अगर वो डॉलर इंडेक्स यहाँ से और ऊपर जाती है, हम्म। तो हालांकि एक एक चीज आप अगर नोटिस करें, मैं बहुत टेक्निकल बात आपको बताने जी। जा रहा हूँ, शायद ये बात की चर्चा आपको कहीं पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। हाँ। जब से लड़ाई रुकी थी, इस बात पे हाँ। ध्यान दीजिएगा आप, जब से लड़ाई रुकी थी, करीब 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, जब से सीज फायर इनका हुआ पेरिस में, स्विट्जरलैंड में, उसके बाद से अमेरिका का ध्यान गया अपने डॉलर पर। हाँ। और उन्होंने डेरिवेटिव मार्केट में, जो मेरा चैनल है शरद कोहली ऑफिशियल, हाँ। आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर से दरख्वास्त करूंगा उसको भी आप सब्सक्राइब बिल्कुल। करें, अगर आपको उसके कंटेंट अच्छे लगते हैं। शरद कोहली ऑफिशियल उसका नाम है, उस पर भी मैंने ये वीडियो डाला, उसका हाँ। इसका कुछ हिस्सा डाला, मैं पूरी बात बताता हूँ। हाँ। तो जो डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट थे डॉलर को मजबूत दिखाने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे ही लड़ाई रुकने की खबर आई वो खड़े करे गए। हाँ। ठीक है, पहले डॉलर इंडेक्स बढ़ने का कारण था क्रूड ऑयल की कीमतें ज्यादा होना। डॉलर इंडेक्स एक ही कारण से नहीं बढ़ता है, बाय द वे, जो लोग समझते हैं कि खाली खाली क्रूड ऑयल की वजह से। इसको अगर फॉरेक्स मार्केट में परचेज के कॉन्ट्रैक्ट डॉलर के खड़े हो जाएंगे तो डॉलर यहां से मजबूत खड़ा हो जाएगा। तो लड़ाई रुकने के बाद आपने जो सवाल पूछा है ये उससे रेलेवेंट है, और थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, तो इसको जो लोग ध्यान लगा के सुनेंगे उनको समझ में आएगा। तो डॉलर के फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े होकर लड़ाई रुकने के बाद इन्होंने खड़ा किया। ठीक है, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप उसको सिलसिलेवार तरीके से कनेक्ट कर सके। उसके अब जब अगर लड़ाई फिर से शुरू हो गई तो इनका और डॉलर और क्रूड ऑयल फिर चढ़ना शुरू हो गया। तो ये वो जो इनको फिर वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें डॉलर के फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े करने पड़े, क्योंकि ऑलरेडी डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो डॉलर अपने आप मजबूत होगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स इस लड़ाई दोबारा शुरू होने की वजह से शायद उतनी ऊपर ना जाए, क्योंकि वो जो वहां पर डेरिवेटिव में कॉन्ट्रैक्ट नहीं खड़े होंगे वो यहां से कसर पूरी हो जाएगी। तो 101 102 के बीच में बहुत ज्यादा दबाव तो नहीं आता दिखता है। डिपेंड करेगा विक्रांत, सीधी सी बात है कि अभी 3 हमले हो चुके हैं। पहला हमला कमर्शियल वेसल पे हुआ, अभी हम जब बात कर रहे हैं 27 जून लगभग 12 साढ़े 12 बजे हम ये बात कर रहे हैं, एक कमर्शियल वेसल पे हमला हुआ, पलट के इन्होंने ड्रोन और मिसाइल अमेरिका ने उनके कुछ रडार फैसिलिटीज पे और लॉन्चिंग पैड्स पे करी है। उसके जवाब में ईरान ने फिर पलट के वार किया है। तो अभी तक ये टिट फॉर टैट 2 बार टिट फॉर टैट हुआ है, यानी कि आप करो फिर हम करेंगे। अब अभी वीकेंड बाकी है, शाम बाकी है, संडे बाकी है, देखते हैं क्या होता है, इस सब पे निर्भर करेगा बिल्कुल। पर सैद्धांतिक रूप से मैं बात करूं विक्रांत, तो बिल्कुल अगर डॉलर इंडेक्स यहां से और ऊपर चली जाती है, यानी कि अमेरिका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी डॉलर के खड़े कर रहा है और साथ में क्रूड ऑयल की कीमत भी बढ़ जाती है, तो फिर तो ये 102 पार करता है, तो आपको सोने चांदी फिर यहां से कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आपको $3800 तक भी जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि $3800 इसका नेक्स्ट कॉमेक्स में सपोर्ट लेवल है। $3820 का एक सपोर्ट लेवल है, हो सकता है आपको वहां भी ज्यादा, यानी भारतीय रुपयों में आपको ये 1,30,000 और 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम भी जाता दिखाई दे सकता है। बहुत ही विकट परिस्थिति है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। आई थिंक वी नीड टू वेट एंड सी। पर जो मैंने कल बात कही थी, आप अगर मेरा वीडियो कल का निकाल के देखें, उसमें मैंने एक बात कही थी कि अलग अलग संस्थाओं ने सोने के खासकर अलग अलग एस्टिमेट दिए हैं, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, आपने जिक्र किया था। पर एक चीज पर सब एक मत है, ये कल के मेरे वीडियो में आया है कि लॉन्ग टर्म व्यू, सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू इसका स्ट्रांग है। तो ये एक खुश करने वाली लोगों को बात है। तो इस समय खाली लॉन्ग टर्म के निवेशक खुश हो सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म के, मिड टर्म के और ट्रेडर्स हैं उनके लिए को बहुत ज्यादा खुशी की खबर अभी मुझे नहीं नजर आ रही। और लॉन्ग टर्म में कितनी अवधि को मान रहे हैं सर? 2 से 5 साल। 2 से 5 साल मैंने और 2 से 5 साल में लेके चल रहा हूं, पर मुझे लग रहा है उससे जल्दी ही हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है इस साल के अंत में या मार्च 27 में आपको ये कीमतें, और संस्थाओं ने यही बोला है, अलग अलग आप संस्थाओं को देखें, HSBC है, UBS है, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली,
और वो कियोसाकी साहब तो खैर वो गिरगिट की तरह बदल जाते हैं, तो हाँ। उनकी बात मैं नहीं करता। बाकी आप ज्यादातर संस्थाओं ने यही यही बात की है। तो हाँ। आपको लॉन्ग टर्म व्यू में मैं अभी भी बुलिश हूँ, और सारी संस्थाएं भी बुलिश है, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स इसके आ रहे हैं, और जो चाइना वाइना से खबर आती रहती है वो सब इस तरफ इशारा कर रही है हाँ। कि ये लॉन्ग टर्म में 2 से 5 साल बहुत ज्यादा लंबा पीरियड नहीं है। पर दिक्कत अभी ये है विक्रांत कि यहाँ एक एक दिन लोगों के लिए काटना मुश्किल हो रहा है। तो हाँ, बिल्कुल। जब हम और ये भी दिक्कत है कि आप तो रोज ही चर्चा करते हैं, हाँ। तो रोज चर्चा करते हैं, उनको रोज नई बात सुनने को मिलती है। तो जब बात आप सुनते हैं तो वो आपके अंदर जब जाती है बात, तो वो हाँ। अंदर जो हमारा सीपीयू है, हाँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ दिमाग में, वो उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके वो थोड़ी सी कभी खुशी पैदा करता है, कभी बेचैनी पैदा करता है। तो इस एनालिसिस को आप अपने अंदर, मैं समझता हूँ इन वीडियोस को लोगों को अपनी नॉलेज में इजाफा बिल्कुल। करने के लिए हाँ। इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। इन वीडियोस से ज्यादा खुश होना या हाँ। ज्यादा विचलित होना, दोनों ही ठीक नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल उम्मीद सर। करता हम, हूँ आप मेरी बात हाँ, से सहमत बिल्कुल होंगे। 100% सहमत। और सर हम लोग तो सोने की आज क्या कीमत है, कितना गिरा, ये सब भी डाटा वाटा नहीं डालते इन खबरों का। हाँ, और आपसे बात करने का खास तौर पर उद्देश्य यही है कि क्या चल रहा है और उनके पीछे के कारण क्या है, वो लोगों को समझ हम्म। में आए। और एक बात जो आप बड़ी पर बेहतर पर क्या विक्रांत जी। पर विक्रांत क्षमा करें, आपको टोक रहा हूँ। दिक्कत ये है कि जब हम ये बात करते हैं हाँ। तो ये इंफॉर्मेशन अंदर जाती है सुन के, लोगों के हाँ, कानों के वो माध्यम मानव स्वभाव है से। सर। तो वो स्वभाव है, वो आपको आपकी साइकोलॉजी में जाती है, वो जो इन्फॉर्मेशन है। तो हम्म। वो आपके आपके जो माइंड सेट होता है उस पर असर डालती है। तो हाँ। किसी तरह कोई ऐसी, मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसी दवाई ववाई निकाली जाए कि वीडियो सुने भी और उससे इम्यूनिटी आ जाए, कोई अपना लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। हाँ। जी, आप क्षमा लेकिन करें, आप आप कुछ कह आप रहे जो थे। एक बात बोलते हैं ना सर कि इन्वेस्टर को इन्वेस्टर की तरह ही सोचना चाहिए, वो जब ट्रेडर की तरह सोचने लग जाता है वो गड़बड़ कर देता है सारी वही दिक्कत ही परेशानी का। वही है सारी। हाँ। मैंने तो कहा ही आपको कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, और हाँ। ये पक्की खबर है। हाँ। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरी हाँ। बात छोड़िए, आप मेरी बात माने ना माने, पर आप कम से कम जो बड़ी संस्थाएं जिनके पास गोल्ड के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, हाँ। सेंट्रल बैंक्स हैं, और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जैसी जब एजेंसी बोलती है, तो ये उस पे यकीन करना पड़ता है। तो 2 से 5 साल का आप नजरिया रखें। हालांकि 2 से 5 साल से पहले ही हम्म। आपको ये खुशखबरी मिल सकती है, पर 2 से 5 साल का आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इतनी चिंता की बात नहीं है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप जुड़े, चर्चा में थैंक यू शामिल सो मच। हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।